रात की गहराई पूरी हवेली पर यूं फैली थी जैसे किसी ने स्याह मखमल का कपड़ा तान रखा हो। बाहर सहन में लटका पीला बल्ब होले होले झूलते हुए दीवारों पर लंबी थकी हुई परछाइयां डाल रहा था। रोमान शाह ने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। इसके हाथ की उंगलियां सर्द थी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, मगर वो जानता था कि उसके बाबा हमेशा इसी खामोशी के साथ इजाजत दिया करते हैं। इसने दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा था। जुल्फिकार शाह सोफे पर टेक लगाए हाथों में तस्बीह थामे बैठे थे। चेहरा उम्र के बोझ से भरा हुआ था, मगर आंखों में वही सख्ती थी जो कभी कम नहीं हुई थी। रोमान ने अदब से सलाम किया और आकर उनके बराबर बैठ गया। कुछ लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी रही। थोड़ी देर बाद रोमान हल्की सी खनकती हुई आवाज में बोला, बाबा बुलाया था आपने, कोई काम था आपको? दरअसल मैं कल की मीटिंग की तैयारी कर रहा था। खैरियत है ना सब? जुल्फिकार शाह ने तस्बीह के दाने रोक दिए थे और इसकी जानिब देखते हुए धीमी आवाज में बोले, काम नहीं, बात है, जरूरी बात। फिर धीरे से आगे झुके और इसे देखते हुए बोले, मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला लिया और मुझे उम्मीद है कि तुम इसकी इज्जत करोगे। तुम्हें ये फैसला हर कीमत पर मानना होगा। रोमान ने चौंक कर इनकी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, बाबा आप हुक्म करें, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। लेकिन न जाने क्यों इससे आज कुछ भी गड़बड़ महसूस हो रही थी। इनका गैर मामूली रवैया न जाने क्यों खौफ में मुब्तला कर रहा था। वो कुछ देर खामोश रहे और फिर इसका चेहरा देखते हुए संजीदगी से बोले, मैंने तुम्हारे लिए फजल की बेटी मीरू इसका रिश्ता मांग लिया है। लड़की काफी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। पूरे गांव में ऐसी लड़की नहीं है। रोमान ने पलकें झपकी, जैसे जुमला उसके कानों तक पहुंच गया था, मगर दिल ने मानने से इनकार कर दिया हो। बाबा मीरू का? लेकिन जुल्फिकार शाह ने हाथ उठाकर इससे चुप करवाया और मजीद बोले, मैं जानता हूं तुम इससे पसंद नहीं करते, जानता हूं तुम्हारी बात नीलम से चल रही है, मगर हालात बदल गए हैं। तुम्हें समझौता करना होगा। नीलम वैसे भी अच्छी लड़की नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए खामोश था, लेकिन तुम दोनों अलग हो। वो पैसे के पीछे भागने वाली लड़की है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलूंगा। तुम इसके साथ दूसरी शादी कर सकते हो, इसकी इजाजत तुम्हें है। कमरे में हवा रुक गई। बाहर किसी कुत्ते भौंकने पर खामोशी छा गई। वो मजीद बोले, फजल का भाई कत्ल हुआ है और ये कत्ल तुम्हारे बड़े भाई ने किया है, जो करके भाग गया है। इसने एक दफा नहीं सोचा कि पीछे मैं और तुम मामलात कैसे संभालेंगे। तुम जानते हो अपने बड़े भाई का गुस्सा। मैंने कितना समझाया था इस लड़के को, लेकिन सुनता कब है वो मेरी? हर छोटी बात पर मारने के लिए बंदूक निकाल लेता है। क्या करूं मैं इसका? रोमान की सांस सीने में अटक गई। बाबा ये बात तो, वो मजीद कुछ कहता है इससे पहले जुल्फिकार साहब बोले, बात वही है जो मैं कह रहा हूँ। इनकी आवाज खरिशदार हुई। फजल का खानदान पंचायत में जा सकता है, खून बहा मांग सकता है, और मैं नहीं चाहता कि मैं इन फकीरों को 1 रुपया भी दूं। ना मैं अपने बड़े बेटे को जेल में डलवा सकता हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो पंचायत आजकल मजलूमियत के साथ है। फजल का भाई कत्ल हुआ है और इसकी बीवी बेवा हुई है। बदले में हमें भारी कीमत अदा करनी होगी और मैं इस हक में नहीं हूँ। रोमान ने आहिस्ता से जमीन की तरफ देखा। दिल में अजीब सा घाटा सा उतरता जा रहा था। वो लड़ना चाहता था, एहतजाज करना चाहता था, लेकिन हमेशा की तरह वो खामोश हो गया। चंद लम्हे तक वो खामोश रहा और फिर हिम्मत करके बोला, तो आपने? इसकी आवाज कमजोर हो गई थी। आपने सब कुछ छुपाने के लिए मेरी शादी वहां? हाँ। जुल्फिकार अली शाह सीधे बैठ गए। मैंने बात तय कर दी, कल निकाह है सादगी से, और इसी पल तुम लड़की को रुखसत करके घर ले आओगे। ये फैसला इनकी तरफ से आया है, अब पीछे नहीं हट सकते। रोमान ने सर उठाया। आंखों में पहली बार एहतजाज की चिंगारी चली थी। बाबा मेरी जिंदगी का सवाल है, या मुझसे पूछे बगैर मैंने कह दिया सो कह दिया। तुम अच्छी तरह जानते हो इस घर में जो भी फैसला लिया जाता है वो मेरी मर्जी से लिया जाता है, इसलिए इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। जुल्फिकार शाह की गूंज पूरे कमरे में फैल गई। तुम्हारा बाप हूं मैं, खानदान का बड़ा हूं, फैसला मेरा होगा, छिलाना तुम्हें पड़ेगा। मजीद कुछ नहीं सुनूंगा, जो कह दिया सो कह दिया, बात यही खत्म। रोमान के होंठ थरथराने लगे। बाबा मैं बस। इन्होंने हाथ उठाते इसे खामोश कर दिया और बाहर जाने का इशारा किया था। दरवाजे तक जाते हुए रोमान की चाल भारी थी, जैसे हर कदम इससे अपने मुस्तकबिल पर पड़ रहा हो। कमरे से निकलकर भी इसे यूं लगा जैसे पीछे कहीं इसकी मर्जी, इसका ख्वाब, इसकी आवाज सब एक ही लम्हे में दफन हो गए हों। वो पलटा नहीं था, क्योंकि आज भी बाकी तमाम दिनों की तरह इसमें एहतजाज की हिम्मत नहीं थी। सिर्फ खामोशी और एक बेबसी जो इसके साथ अंधेरी राहदारियों में चलती हुई बाहर तक आ गई थी।
लेकिन कोई था जो इसकी तरह कमजोर नहीं था, बल्कि हालात का मुकाबला करके मंजिल अपने नाम करना चाहता था। दूसरी जानिब एक मुतवस घराने का मंजर, बरामदे में लटका हुआ बल्ब हल्की सी थरथराहट के साथ जल बुझ रहा था। रात की नमी ने फर्श को ठंडा कर दिया और बाहर गली में कभी कभार कोई मोटरसाइकिल तेज गुजर जाती, जिसकी आवाज आकर दीवारों से टकराकर मिट जाती थी। इसी खामोशी सादा से घर के बरामदे में चारपाई बिछी थी, जिस पर सायरा बेगम और इसका शौहर बैठे थे। दोनों के चेहरों पर घर की गुर्बत और वक्त की मार ने अपनी अलग अलग लकीरें बना रखी थी। चंद लम्हे बाद अंदर कमरे से अचानक कदमों की आवाजें सुनाई दी। तेज गुस्से से भरे हुए अगले लम्हे मीरू पर्दा हटाती हुई बरामदे में आई। इसके गाल गुस्से से सुर्ख थे, आंखें चुपती हुई थी। वो देखने में भला की हसीन थी। इसे देखकर किसी महल की शहजादी का गुमान होता था। वो इनकी जानिब देखते हुए सख्त लहजे में बोली, ये क्या कर दिया आप लोगों ने और किसकी इजाजत से की है? मैं कोई जानवर हूं जिसकी जिंदगी का फैसला आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं? इसकी आवाज बरामदे के सन्नाटे में तेज लहजे में गूंजी थी। किसकी इजाजत से मेरा रिश्ता दुश्मनों के घर कर दिया? मैं लोगों की शक्ल भी देखना नहीं चाहती और आप मेरा रिश्ता सारी जिंदगी के लिए लोगों से जोड़ रहे हैं। दिमाग जगह पर है आप लोगों का? इसकी आवाज में जो लर्जिश थी वो डर की नहीं थी, बल्कि वो जख्मी एतमाद की थी। सारा बेगम ने नजरें उठाकर इससे देखा, मगर जवाब नहीं दिया था। मीरू आगे आई, हाथ कांप रहे थे, मगर लहजा मजबूत था। अम्मी, इन्होंने हमारे खानदान के आदमी को कत्ल किया और आप लोग मेरा रिश्ता इन्हीं लोगों से जोड़ रहे हैं। आपको ख्याल भी नहीं आया मुझसे पूछने का चची को कितनी ठेस पहुंचेगी, वो कितने बड़े गम में बैठी हुई हैं? कुछ तो ख्याल करें। सायरा बेगम ने आखिरकार एक ठंडी सिसकी भरी और सख्त लहजे में बोली, बस ज्यादा जुबान नहीं चलाओ, ये घर कोई तमाशा गा नहीं है जो इस कदर चला रही हो। अगर इतनी हमदर्दी तुम्हें चची से हो रही है तो उसके कदमों में बैठी रहो ना। वो मजीद कुछ कहती इससे पहले वो बोली, तमाशा तो आपने बना दिया, और रही चची के कदमों में बैठने की बात तो हाँ बैठूंगी, कौन रोकेगा मुझे? मीरू लम्हा जाया किए बगैर मजीद बोली, मेरी जिंदगी का सौदा कर दिया आप लोगों ने, दुश्मनों के घर भेज दिया है। और आपको समझ आ रहा है कि आप क्या कर रही हैं मेरे साथ? सायरा बेगम आगे होकर चारपाई के किनारे पर बैठी थी और इसकी जानिब देखते हुए बोली, तुम्हें समझ नहीं है बेवकूफ लड़की, मैंने बहुत मेहनत से ये चाल चली है, वरना वो लोग क्या करते? 2-2.5 लाख देकर मामला निपटा देते, खत्म हमारा नुकसान, हमारी इज्जत सब यही मिट्टी हो जाता। वो उंगली उठाकर मजीद बोली, लेकिन अगर तुम इस घर में दुल्हन बनकर जाओगी ना तो सिर्फ एक की नहीं पूरे खानदान की जिंदगी बदल जाएगी। इस बारे में भी तो सोचो। मीरू सर झटकते हुए बोली, अम्मी, मैं इंसान हूं, कोई खिलौना नहीं जिसे आपने ऐसी बैठी बैठी किसी और के घर फेंक दिया, वो भी बिना मशवरे के। जिंदगी 2-4 दिन का खेल नहीं है, ये बात समझनी चाहिए आपको। सायरा बेगम की आंखें तंग हो गई थी। बेटी की शादी वहीं होती है जहां घर के फायदे हो। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारा होने वाला शौहर इतना अमीर है कि तुम पूरी जिंदगी में भी इतनी आसाइशें नहीं सोच सको। सुना इसके पास कंपनियां हैं, बिजनेस है, जायदादें हैं। तुमको सोचो, तुम्हारी नस्ल भी पुरसकून जिंदगी बसर करेगी और तुम खुद भी, तुम्हारी बदौलत हम सब भी। अम्मी, मीरू की आवाज फटने को थी। चुप हो जाओ। सायरा बेगम हाथ मारकर बोली, ये रिश्ता तुम्हारी औकात से बाहर का है, मगर मिला है तो इसे इज्जत दो। इस तरह मौके को जाया मत करो। जज्बाती होना अच्छी अलामत है, लेकिन इस कदर ये बहुत बुरी बात है। मीरू की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो अपने बाप की तरफ मुड़ी। बाबा, आप तो कम से कम कुछ बोलें, ये सब गलत है ना, आप जानते हैं। इसके बाप ने आहिस्ता से सांस ली, सर झुकाए बैठा था, फिर ऐसे नजर उठाई और थके हुए लहजे में बोले, देखो बेटा, तुम्हारी माँ ने जो फैसला किया है वो ठीक किया है, मैं इसी के साथ हूँ। तुम्हारे कहने के मुताबिक जिंदगी 2-4 रोज का खेल नहीं है, तो बेहतर है कि जिंदगी को पुरसकून और आसान बनाया जाए, जिसमें हर आसाइश मौजूद हो। ये जुमला मीरू के अंदर ऐसे गिरा जिसे किसी ने सीने में पत्थर फेंक दिया हो। बाबा, आप भी मुझे यूं बेचने पर तैयार हैं? इसके हाथ लर्ज गए थे। सायरा बेगम फौरन बोल पड़ी, बेच कौन रहा है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खराब है। हम तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं, वहां जाकर तुम अपने माँ बाप का मुकद्दर बदल दोगी, और अपनी इस बेबाक चच्ची का भी, जिसका तुम्हें इतना ख्याल आ रहा है। मीरू रोते हुए बोली, मेरा मुकद्दर? आप दोनों को तो मेरी भी परवाह नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ लालच के तहत ये कदम उठा रहे हैं। सायरा बेगम ने सख्त लहजे में आखिरी वार किया, लोगों की बेटियां हालात में डूब कर भी समझौते कर लेती हैं, तुम बस जुबान चलाती फिर रही हो। कल निकाह है, तैयार हो जाना, बस बात खत्म। और अब मैं दोबारा ये बात नहीं दोहराऊंगी, जाओ यहाँ से। मीरू ने होंठ भींच लिए। कुछ कहना चाहा, मगर इसकी माँ की जहर भरी यकीन दहानी ने इस अंदर से तोड़ दिया था। एहतजाज इसके सीने में धाड़े मार रहा था, मगर जुबान जैसे गोली खाकर खामोश हो गई थी। बरामदा खामोश हो गया था, सिर्फ मीरू की दबी हुई हिचकियां रह गई थी और एक ऐसे
फैसले का बोझ जो उसने कभी मांगा ही नहीं था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अगला दिन नई उम्मीदों के साथ रोशन हुआ था। दोपहर का सूरज खिड़की के पर्दे के पीछे से अंदर आकर कमजोर रोशनी फैला रहा था। कमरे में हल्की सी गहमा गहमी थी, मगर फिजा अजीब तरह की भारी थी, जैसे पूरी दीवारें भी ये जानती हूं कि आज होने वाला निकाह खुशी नहीं, फैसला शुदा मजबूरी है। मीरू बेड के किनारे पर दुल्हन के सुर्ख जोड़े में बैठी साकित बैठी थी। हाथ कांप रहे थे, चूड़ियों की खनक मध्यम पड़ चुकी थी। इसके चेहरे पर हल्के मेकअप की तय थी, मगर आंखों के गिर्द की सुर्खी मेकअप से नहीं छुप रही थी। एहतजाज, बेबसी और कर्ब सब मिलकर इसके चेहरे पर एक खामोश चीख बन गए थे। बारात बहुत मुख्तसर थी। 2-3 मर्द, जुल्फिकार, रोमान के चाचू और कुछ गवाह सब बरामदे में बैठे अपनी अपनी नजरें झुकाए, जैसे इन्हें भी इस माहौल का बोझ महसूस हो रहा हो। चंद लम्हे बाद कमरे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। एक लम्हा रुका, फिर दरवाजा खुला था। सबसे पहले फजल बख्श अंदर आए। इनके पीछे मौलवी साहब, फिर जुल्फिकार शाह और गवाह। दाखिल होते कमरे की हवा मजीद भारी हो गई। फजल बख्श ने एक लम्हे के लिए बेटी को देखा। इस नजर में बाप कम, मजबूरी ज्यादा थी। वो अपनी बीवी के आगे मजबूर हो गए थे, वरना इनका इरादा इस तरह अपनी बेटी को रुखसत करने का हरगिज नहीं था। इन्होंने मौलवी की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोले, मौलवी साहब निकाह शुरू करें। इजाजत है मेरी तरफ से। ये अल्फाज जिस तरह इन्होंने अदा किए थे ये इनका रब ही जानता था। मौलवी साहब ने सर हिलाया, गला साफ किया और मीरू के सामने बैठते हुए कागज संभाला। इनकी आवाज नरम थी, मगर लफ्जों का वजन भारी था। मीरू फजल बख्श, आपका निकाह रोमान शाह व जुल्फिकार शाह से तय किया जाता है, क्या आपको यह निकाह कबूल है? मीरू ने सर नहीं उठाया। आंखों में आंसू तैरने लगे और दिल जोर से धड़का था, जैसे जिस्म तो कमरे में हो मगर रूह कहीं दूर भाग रही हो। वो एक लम्हे को खामोश रही, फिर सर झुकाकर धीमी आवाज में बोली, कबूल है। फजल बख्श ने नजरें फेर ली। सारा बेगम जो बाहर बैठी थी अंदर की आवाज सुनकर पुरसकून सांस ली थी। मौलवी साहब दोबारा बोले, मीरू फजल बख्श, क्या आपको यह निकाह कबूल है? इस बार इसके हाथ मजीद लर्जे, जोड़े की हल्की सी भरपूर झालर इसके आंसू से भीग गई। कबूल है। आवाज मामूली सी टूट गई थी। तीसरी मरतबा मौलवी साहब ने सवाल दोहराया, क्या आपको यह निकाह कबूल है? इससे अपने अंदर के एहतजाज को घूर कर लब भींच लिए। इज्जत करते हुए कहा, कबूल है। मौलवी साहब ने दस्तखत लिए और बाकी सब भी कार्रवाई मुकम्मल करने लगे थे। फिर वो सब उठकर बाहर बरामदे में चले गए, जहां रोमान बैठा हुआ था। सफेद शलवार कमीज, चेहरा बिल्कुल संजीदा, आंखों में हल्की सी थकन या शायद हार, जिसे इसे भी इस निकाह का मकसद मालूम हो, मगर वो भी कुछ कर नहीं सकता था। 2 आदमी इसके दोनों तरफ बैठे थे। मौलवी इनके दरमियान आ बैठे थे। मौलवी साहब कागज रोमान के सामने रखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रस्मी अंदाज में बोले, रोमान शाह, क्या आपको मीरू फजल बख्श के साथ ये निकाह कबूल है? रोमान बगैर किसी तासुर के बोला, कबूल है। मौलवी साहब ने दोबारा पूछा कि आपको ये निकाह कबूल है? रोमान ने नजरें झुकाए बगैर ही कहा, कबूल है। तीसरी बार मौलवी साहब ने रस्मी सवाल दोहराया, रोमान शाह, क्या आपको ये निकाह कबूल है? वो इसी ठहरे हुए लहजे में बोला, कबूल है। मौलवी साहब ने निकाह नामा मुकम्मल होने का ऐलान किया। गवाहों ने दस्तखत कर दिए। बरामदे में बेरंग सी खुशबू फैली हुई थी। ना मुबारकबाद की गूंज, न कह के सिर्फ चंद रस्मी सर हिलाए गए थे। घर के अंदर मीरू ने अपने आंसू पोंछे। वो बस यूं बैठी जैसे किसी ने इसकी जिंदगी का रास्ता इसकी मर्जी के बगैर मोड़ दिया हो। और दरवाजे के बाहर रोमान एक लम्हे को गहरी सांस लेकर उठा। इसे पता था जिंदगी के इस मोड़ पर दोनों की हार लिखी गई है, मगर कदम फिर भी वहीं उठाने थे जो दूसरों ने मुकर्रर किए थे। कुछ देर मजीद वहां बैठा और फिर फौरन रुखसती का ऐलान हो गया था। रुखसती के वक्त मीरू खूब रोई थी, शायद आखिरी बार, और फिर दिल में अहद करके इस घर से निकली थी कि अब आंसू वो नहीं, सामने के लोग बहाएंगे। हवेली पहुंचकर इसे फौरन रोमान शाह के कमरे में पहुंचा दिया गया। न कोई रस्म रिवाज, न इस्तकबाल, बस 2 मुलाजमा आई थी और इसे थाम कर ले गई। मीरू बिस्तर के किनारे पर बैठी थी, सर झुका हुआ, हाथ एक दूसरे में फंसे हुए, दिल की धड़कनें बेरब्त। कभी नजर दरवाजे पर पड़ती, कभी कालीन के नक्शो नगार पर। दुपट्टा इसके कंधों से जरा सा सरक कर गोद में आ गिरा, मगर इसे ठीक करने की हिम्मत भी नहीं थी। चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाजा खुला। रोमान अंदर आया। सफेद शलवार कमीज में इसका सरापा तो हमेशा की तरह साफ सुथरा था, मगर चेहरे पर वही ठंडी संजीदगी, वही उकताहट जो निकाह के वक्त भी थी। वो दरवाजे के पास रुक गया, जैसे फैसला कर रहा हो कि अंदर आना चाहिए या नहीं। चंद लम्हे वो इसी तरह खड़ा इसे देखता रहा, फिर खामोशी से कदम बढ़ाता हुआ
बिस्तर के किनारे पर बैठ गया था, इतना फासला रखते हुए कि दरमियान में जैसे एक लकीर खींचती हो। मीरू ने नजर नहीं उठाई थी। रोमान ने ठंडी सांस ली और धीमे मगर बेहिस लहजे में बोला, उम्मीद आप खैरियत से होंगी। मैं खास बातें करने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन एक बात साफ कर दूं, सुना है मर्दों से ज्यादा लड़कियां सुहाग रात मनाने की शौकीन होती हैं। मीरू ने पहली बार झटके से चेहरा उठाया। इससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह की गुफ्तगू से बात का आगाज करेगा। इसकी आंखों में बेयकीनी, चेहरे पर खफगी और दिल में जैसे किसी ने सख्त हाथ रख दिया हो। रोमान कंधे उठाकर बेरुखी से मजीद बोला, आप चाहें तो मैं आपके करीब आ सकता हूँ, वरना साफ बता दूं मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसकी बात ने मीरू के अंदर तक हलचल डाल दी थी। दूर से खूबसूरत नजर आने वाला ये मर्द इतना बेजोक, इतना बेहिस होगा, इसने कभी सोचा भी नहीं था। रोमान की आंखों में जो बेजारी थी वो छुप नहीं सकी थी। मीरू का दिल लम्हे भर में टूट गया था। चंद लम्हे वो खामोशी से इसके चेहरे को देखती रही और फिर निहायत जब्त का मुजाहरा करते हुए मजबूत लहजे में बोली, नो थैंक यू, मुझे कोई शौक नहीं है भीख में मिली हुई कुर्बत का। ये कुर्बत और बातें मिस्टर, आपको मुबारक हो। इसके लहजे की खुददारी पूरे कमरे में गूंज गई थी। वो उठ खड़ी हुई। लहंगा जरा भारी था मगर वो इसे समेटती हुई वॉशरूम की तरफ चल पड़ी थी। दरवाजा बंद करने से पहले एक लम्हे को रुके, जैसे खुद को याद दिलाना चाहती हो कि वो कमजोर नहीं है। फिर अंदर चली गई थी। वॉशरूम बड़ा था, दरमियान में बड़ा सा बाथटब, दीवार के साथ जदीद शीशे वाला शॉवर। इससे पहले गर्म पानी सर पर डाला तो जिस्म में जमी कपकपी पिघल गई थी। ये पहली खुशगवार चीज थी जो आज के दिन इससे मिली थी। वो पानी के नीचे खड़ी रही लंबे वक्त तक के लिए। कड़वी बातें, घर वालों का रवैया, रोमान की तहकीर, सब लम्हा भर के लिए धुल गए थे। पानी की आवाज ने इसे एक सुकून दिया था जो कमरे में नहीं मिल सकता था। बाहर रोमान बैठा रहा, इसे जवाब की हरगिज तवक्को नहीं थी। वो यही सोचकर आया था कि गिरी घराने की लड़की है, दो चार बातें बोलकर डरा देगा, लेकिन नहीं जानता था कि सामने बैठी लड़की गरीब घर से जरूर है, लेकिन एक मजबूत मिजाज की खातून है। 1, 2, 5 शायद 10 मिनट वक्त गुजरने लगा। फिर इसके दिल में अजीब सी बेचैनी उठी थी। आधा घंटा मजीद बीत गया। इतनी देर वो खुद से बोला। चंद लम्हे बाद वो बेख्तियार उठा, वॉशरूम के दरवाजे पर गया और दस्तक दी। मीरू, सब ठीक है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। एक लम्हे के लिए इसने बदगुमानी, फिर तशवीश, फिर खफीफ सा डर महसूस किया। इसने जेब से चाबी निकाली, लॉक खोला और दरवाजा खोल दिया था। अंदर कदम रखते वो थोड़ा सा रुक गया था। मीरू बाथटब में बैठी थी। लहंगा अभी तक पहने हुए पानी उसके गिर्द जमा हो रहा था। वो शायद वक्त का हिसाब भूल गई थी। इसके गीले बाल कंधों से चिपके हुए थे और चेहरे पर हैरानी ही थी। रोमान की आवाज भारी और कंफ्यूज थी। ये क्या करें आप मोहतरमा? मीरू झटके से इसकी तरफ मुड़ी और बुखलाए हुए लहजे में बोली, आप अंदर क्यों आए? बाहर जाएं फौरन। इसकी घबराहट वाज़ह थी। इसने बेख्तियार अपने दुपट्टे को सीने पर खींचा। हालांकि वो पानी से भीगा हुआ था, लेकिन फिर भी एहतियात की थी। रोमान एक लम्हा इससे देखता रहा, फिर बगैर कुछ कहे, बगैर कोई जुमला ठीक किए, खामोशी से पलटा और बाहर चला गया। इसके जाने के बाद वॉशरूम में दोबारा पानी की आवाज रह गई और फौरन खड़ी हुई थी और कपड़े वगैरह तब्दील करने लगी। इससे सब गुस्सा आ रहा था कि इस तरह किसी खातून के वॉशरूम में दाखिल होना, वो भी इजाजत लिए बगैर, ये कहीं का असूल नहीं था। कमरे की हवा बदली नहीं थी मगर फिजा का रंग जरूर बदल गया था, जैसे दोनों के दरमियान कोई अनदेखा धुआं उठ चुका हो। मीरू धीमे कदमों से बाहर आई, अभी भी कदरे नम आंखों में वही एहतियात, वही मोहताज सा खौफ जैसे उस रात बार बार अपनी गिरफ्त में ले रहा था। इसने जल्दी जल्दी कपड़े बदले थे और अब चादर को सीने के गिर्द मजबूती से लपेटे हुए वो बिस्तर के किनारे पर आकर बैठ गई थी। रोमान अपनी जगह से हिला नहीं था। वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए, कोहनी जानों पर रखे, हाथों में उंगली आपस में फंसाए बैठा था। चेहरे पर जब्त की वही सख्ती मगर आंखों में एक अजीब सा सवाल था जिसे वो खुद भी नहीं जानता था कि मसला कहाँ से शुरू हुआ है। मीरू के बैठते इसने हल्के से सर उठाया। आवाज में सख्ती कम थी मगर खफगी भरपूर थी। मैं यहाँ आपके लिए परेशान हो रहा था कि न जाने अंदर क्या हो गया है, और आप अंदर ऐसी बैठी थी जैसे जैसे एंजॉय कर रही हूँ। मुझे लगा आप रो रही होंगी। मीरू ने एक सेकंड के लिए इसे देखा, फिर नजरें फेर कर धीरे मगर मजबूत लहजे में बोली, मैंने जिंदगी हमेशा हंसकर गुजारी है। बिला वजह की बातों को सर पर सवार करके रोती नहीं हूँ, और वैसे भी मैं खुद को यहाँ तैयार कर आई थी। रोमान ने भवें चढ़ा ली। तैयार यानी कैसे? इसने गर्दन उठाकर सीधा इसकी आंखों में आंखें गाड़ दी। चेहरा स्पार्ट मगर लहजा खालिस जहर आलू था। आप लोग एक दुश्मन है मगर चाचू को कत्ल किया है आप लोगों ने, मैं क्यों ना तैयार रहती? रोमान एकदम सीधा बैठ गया था। चेहरा गुस्से से सख्त पड़ गया था। आवाज भारी हो गई थी।
میں نے کسی کو قتل نہیں کیا, نہ ہی میرے باپ نے. آپ اس طرح بات نہیں کر سکتی. میرو نے ہلکی سی طنزیہ ہنسی ہنس دی, جیسے اس کے جواب کی پہلے کی توقع ہو. کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ کا بھائی نہیں مرا, نہ آپ کا چاچو مرا ہے. میرے چاچو مرے ہیں. ہم نے وہ تکلیف دیکھی ہے جو جنازہ اٹھتے وقت سینے کو پھاڑ دیتی ہے. میں نے اپنی چچی کو بیوہ ہوتے دیکھا ہے. رومان شاہ, آپ نے نہیں. رومان کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہوئے. دیکھیں محترمہ, میں آپ سے اس لہجے میں بات برداشت نہیں کروں گا. آپ کی والدہ نے خود کہا تھا کہ خون معاف ہو جائے گا اگر میں آپ سے شادی کر لوں گا. میں نے شادی کر لی اور میں آپ کو حق زوجیت دینا چاہتا ہوں, لیکن آپ ہی ہر بات پر لڑ رہی ہیں. میرو تڑپ کر اس کی طرف مڑی تھی. میں لڑ نہیں رہی, میں آپ کو آپ کی حقیقت بتا رہی ہوں. رومان کا سانس بے ترتیب ہوا, مگر وہ خاموش رہا. میرو کی آواز اگلے لمحے برف سی ٹھنڈی ہو گئی تھی. میں کسی چیز کو لے کر روتی نہیں ہوں, میں رلانا جانتی ہوں. رومان لمحے بھر کو جیسے سن ہو گیا تھا. اس نے ہلکی آنچ میں پوچھا, کیا مطلب؟ میرو سر اٹھا کر اپنے تلے انداز میں بولی, میں آپ کو رلاؤں گی اور آپ کے پورے خاندان کو رلاؤں گی, اور یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہی ہوں. جو کرنا اب آپ کر لیں. کمرے میں جیسے لمحے بھر کو ہوا بھی رک گئی تھی. رومان نے اسے چند ثانیے دیکھا, کچھ حیرت, کچھ غصہ اور کچھ دبا ہوا خوف تک اس کی آنکھوں میں جھلک گیا تھا, مگر وہ کچھ نہیں بولا. شاید جواب کے لیے الفاظ کم پڑ گئے تھے, یا شاید اس کے لہجے کی بے حسی نے اسے بے بس کر دیا تھا. میرو نے آہستہ سے کروٹ لی, بستر پر لیٹ گئی اور کمبل ایک جھٹکے سے سر تک تان لیا. اس کا رخ دوسری طرف تھا اور اس کی پشت رومان کی طرف. رومان نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا. چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی. وہ سمجھ گیا تھا یہ لڑکی اس گھر میں مہمان نہیں, ایک بھڑکتا ہوا طوفان بن کر آئی ہے جو انہیں بہت مہنگا پڑنے والا ہے. وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا اس کی پشت کو دیکھتا رہا. چادر کے اوپر پڑتی مدھم روشنی اور اس کی خاموش مگر فیصلہ کن وجود نے رات کو پہلے سے بھی زیادہ بھاری بنا دیا تھا. میرو سو رہی تھی یا صرف سونے کا ڈھونگ کر رہی تھی؟ رومان کو اندازہ نہیں تھا, لیکن وہ اتنا جان چکا تھا کہ یہ لڑکی اپنے زخم کے ساتھ آئی ہے, اور یہ زخم بہت گہرا ہے. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا. میرو کے کان میں جیسے کسی نے دھیرے سے پانی ٹپکایا ہو. وہ چونک کر پوری طرح جاگ گئی. دل ابھی تک رات والے غصے اور الجھن کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا. کمرے میں ہلکی ہلکی کھٹ کھٹ ہو رہی تھی. ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ایک دبلی سی ملازمہ جھک کر شیشہ صاف کر رہی تھی. دھوپ کی پتلی سی لکیر پردوں کے کنارے سے اندر آ رہی تھی اور دھول کے زروں کو چمکا رہی تھی. میرو نے بیڈ سے سر اٹھایا. آواز میں جھنجھلاہٹ اتنی تھی کہ خود اس سے بھی محسوس ہوئی تھی. تمہیں نظر نہیں آ رہا میں سو رہی ہوں؟ شور کیوں کر رہی ہو؟ سر پر کھڑی ہو کر وہ صبح کے وقت شور بالکل پسند نہیں کرتی تھی. کہنے کو ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, لیکن صبح کے وقت ان کے گھر میں صرف اس کی وجہ سے امن ہوتا تھا. ملازمہ فوراً پلٹی, ہاتھ ایک دم پیچھے باندھ لیے تھے, چہرہ جھکا ہوا تھا. بیگم صاحبہ, میں تو آپ کو اٹھانے آئی تھی, لیکن آپ سو رہی تھی تو میں نے سوچا صفائی کر لوں. صاحب نے کہا تھا کمرہ صاف کر دینا اور ان کی بات ٹالنا ہمارے لیے ناکافی ہے. میرو نے بھویں چڑھائی تھی. خیر صفائی والی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے, لیکن مجھے کیوں اٹھانے آئی تھی؟ آپ کو ذوالفقار صاحب نے نیچے بلایا. بڑے صاحب نے اس گھر کے مالک ہیں. جانتی ہوں میں. وہ آہستہ سا بڑبڑائی, پھر اچانک بولی, اور اس کمرے کے صاحب کہاں ہیں؟ یعنی رومان. ملازمہ نے گہری سانس لی. صاحب تو کام پر چلے گئے اپنے آفس. ارے ہاں, ناشتہ لا دو. انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ جاگ جائیں تو ناشتہ دے دوں. میرو نے تکیے کے سہارے بیٹھتے ہوئے کچھ لمحے سے گھورا, پھر اچانک بولی, اچھا ایک بات بتاؤ, تمہارے یہ رومان صاحب کیسے انسان ہے؟ ملازمہ خاموش ہو گئی, جیسے دل میں کچھ تول رہی ہو. پھر اسے آہستہ سے کہا, بہت ہی معصوم انسان ہے میڈم. یعنی بہت ہی سادہ, صاف دل, کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. اپنے بابا کے بالکل دائیں ہاتھ کی طرح ہر کام میں ساتھ رہتے تھے. کمپنی کو انہوں نے کھڑا رکھا, گھر کے سارے کام دیکھتے ہیں, ہر رشتے کو نبھاتے ہیں. میرو طنزیہ سے مسکراہٹ دبائے بولی, واقعی اتنا فرشتہ صفت ہیں, یہ جان کر تعریفیں کر رہی ہو. ملازمہ نے سر اٹھائے بغیر کہا, جی کم از کم سب کے لیے تو ہیں. ہم ملازمین کو بھی اپنا ہی سمجھتے ہیں, ہمیں کبھی حقیر نظروں سے نہیں دیکھتے. میرو نے حیرت سے اسے دیکھا. اور تمہیں کیسے پتا کہ وہ ایسے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے سب کچھ. وہ دھیرے دھیرے بولی, ذوالفقار صاحب نے جب ایک دفعہ آپ سے نکاح کا حکم دیا تھا تو انہوں نے اپنی محبت تک چھوڑ دی. حالانکہ بہت اداس تھے. نیلا میڈم کو آپ بہت پسند کرتے ہیں, مگر نصیب نے ساتھ نہیں دیا. میرو سیدھی ہو گئی. کیا ان کی زندگی میں کوئی لڑکی ہے؟ اندر کہیں آگ لگی تھی. جی میڈم, ایک لڑکی ہے جس سے وہ بہت محبت کرتے ہیں, لیکن اب تو آپ ملازمہ کی آواز میں معصوم تھا, یقین تھا. لیکن ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ نیلا میڈم صرف ان کی جائیداد اور پیسے سے محبت کرتی ہے, مگر آپ ایسی نہیں لگتی. ہمیں لگتا ہے آپ وہ سب ناانصافیاں ختم کر دیں گی جو رومان صاحب کے ساتھ ہوتی آئی ہیں.
मीरू का दिल एक लम्हे को किसी नरम जगह पर लगा, फिर वही पत्थर जैसी सख्ती लौट आई थी। कौन सी नाइंसाफी? मुलाजमा फिर खामोश हो गई, जैसे बात जुबान तक आकर रुक गई हो। सब कुछ उनके बड़े भाई को मिला, हालांकि कुर्बानी हमेशा रुमान साहब ने दी। न इन्हें माँ का प्यार मिला, न बाप ने कभी करीब बिठाया। इससे हिम्मत जमा की तो वो ऐसे जिए जैसे घर में एक बेकार सी इजाफी चीज पड़ी हो, बस फजूल में आ जाने वाली। कमरे का माहौल हल्का सा काम किया। मीरू पहली बार मुकम्मल खामोश हुई थी। बाहर से हल्की हल्की सीढ़ियों पर चलने की आवाज आई, शायद कोई और मुलाजिम गुजरा होगा। धूप थोड़ी बढ़ गई थी और मीरू की गोद में गिर रही थी, मगर इसका जहन मुकम्मल तौर पर रोमान की गैर इरादी तस्वीर बना रहा था। वही शख्स जो कल रात इतने सर्द लहजे में बात कर किया था, मगर इसके अंदर की सुकरन, इसके अंदर के जख्म, वो सब इसके रवैये से कई बड़े थे। मीरू गहरा सांस लेकर बोली, ठीक है, नाश्ता ले आओ और फिर बड़े साहब को कह देना मैं आ रही हूँ। मुलाजमा ने सर झुकाकर तेजी से कदम बाहर रखे। कमरे में फिर खामोशी छा गई थी। मीरू ने पहली बार महसूस किया था कि इस घर में चलने वाला खेल शायद सिर्फ दुश्मनी का नहीं था, बल्कि बरसों के दबे हुए दुख, मोहब्बतें, महरूमियां और वो खुद, और सबके बीच एक नए तूफान की पहली बिजली थी। कुछ देर बाद ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही मीरू के कदम खुद ब खुद सुस्त पड़ गए थे। बड़ा सा हॉल खामोश था, मगर इस खामोशी के नीचे एक अजीब सी घुटन फैली हुई थी, जैसे दीवारें खुद भी सांस रोक कर बैठी हों। सामने सोफों के बीच बैठे दो आदमी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रहे थे। एक तरफ जुल्फिकार शाह, सख्त चेहरा, उठा हुआ करूर, हाथ में तस्वीर, मगर लहजे में पत्थरों की चुभन मौजूद थी। दूसरी तरफ रोमान, उम्दा कपड़ों में, संजीदगी में डूबी हुई आंखें, मगर चेहरे पर वही दबाव जो पिछली रात इसकी आवाज में छलक रहा था। मीरू ने कदम संभाले सर झुकाया था। अस्सलाम वालेकुम। जुल्फिकार साहब ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। रोमान ने मुख्तसर सा सर हिलाया था। वो सीधी चलती हुई गई और रोमान के बराबर बैठ गई, जैसे वो इसी जगह की मालिक हो। मगर बैठते जुल्फिकार शाह की भवें ऊपर को उछल गई थी। वो इसको देखते हुए निहायत सख्त लहजे में बोले, मैंने तुम्हें बैठने की इजाजत नहीं दी है। इनकी आवाज में ऐसी करवाहट थी जैसे बरसों की पकी हुई नफरत उबाल खा रही हो। और तुम मेरे बेटे के बराबर बैठ गई, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मीरू ने दीदा दिलेरी से इनकी आंखों में देखा और निहायत संजीदगी से बोली, आपका बेटा मेरा शौहर है। इसकी आवाज में लर्जिश थी, मगर हिम्मत ज्यादा थी। और अगर आपने मुझे बुलाया तो जाहिर से बात करने के लिए बुलाया होगा। मैं खड़ी होकर तो आपसे बात नहीं कर सकती ना, इसलिए बैठ गई। जुल्फिकार शाह का चेहरा एकदम से सुर्ख हो गया। वो धारे हुए, जुबान दराजी मत करो, तुम्हारी आवाज मेरे कान तक ना पहुंचे जब तक मेरे जुमले मुकम्मल ना हो जाएं। इस्लाम में रोमान की बर्दाश्त टूट गई थी। वो धीरे से आगे झुका, मगर लहजा हैरत अंगेज हद तक ठोस था। बाबा वो खातून है, धीमे लहजे में बात करें खुदा के लिए, वरना मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अगर यहाँ इस तरीके से गुफ्तगू होगी तो मैं नहीं बैठना चाहता। मीरू चंद लम्हे के लिए रोमान की तरफ देखती रह गई। पहली बार इससे महसूस हुआ था कि ये शख्स सिर्फ खामोश नहीं, इसके अंदर एक हद भी है जो कोई पार करे तो वो खुद को रोक नहीं पाता। वो दोबारा जुल्फिकार शाह की तरफ मुड़ी। आपने क्यों बुलाया मुझे, बात करें। मैं हमदन गोश हूँ। जुल्फिकार शाह ने गहरी सांस ली, जैसे अपने गुस्से को काबू में लाने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। देखो लड़की, इनका लहजा अब ज्यादा जहरीला हो चुका था। हमने ये निकाह सिर्फ इसलिए करवाया कि दोनों खानदानों के दरमियान मामला टल जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को इस घर की बहू समझने लगो। तो मेरे बेटे के लिए सिर्फ एक खेल का सामान हो जो बहुत जल्द इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। मीरू की पलकें कांपी, दिल लम्हे भर को जैसे खाली हो गया था। लेकिन वो जवाब देती इससे पहले रोमान छलक पड़ा था। बाबा, आपने बोलने के लिए मुझे इतनी दूर से बुलाया? वो एकदम खड़ा हुआ, आवाज में से शिद्दत थी जो इसने पहली बार दिखाई थी। मैं ऑफिस में जरूरी मीटिंग करा था और आप एक औरत की तौहीन कर रहे हैं, इसलिए आपने मुझे यहाँ तलब किया है, वो मेरे निकाह में। और अगर निकाह में ना होती तब भी मैं किसी को इजाजत नहीं देता कि इससे इस लहजे में बात करे। आपको ख्याल करना चाहिए। जुल्फिकार शाह गुस्से से कांपने लगे थे। तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता, बीच में दखल मत दो। मैं पहले इस लड़की को इसकी हैसियत याद दिलाना चाहता हूँ ताकि ये हमेशा अपनी हदूद कायम रखे। रोमान पूरी मजबूती से बोला, मैं दखल नहीं दे रहा, मैं बात के असूल समझा रहा हूँ। आप किसी से भी यूं बात नहीं कर सकते, और वो मेरी बीवी है। हॉल में एकदम खामोशी छा गई। जुल्फिकार शाह की तस्वीर रुक गई थी। मीरू की सांसें थम चुकी थी। रोमान ने इसे एक नजर देखा, बहुत सीधी, बगैर किसी नरम या सख्ती के, बगैर एक जिम्मेदारी जैसे से याद आ गई। चलें, इसने धीरे से हाथ बढ़ाया। मीरू लम्हे भर को झींप गई थी, मगर हाथ इसके हाथ में चला गया था।
रोमान ने उसे सहारा देते हुए खड़ा किया और दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ गए थे। जुल्फिकार शाह वहीं बैठे रह गए, हैरत ज़दा, खामोश, जैसे उनके हाथ में पहली बार कंट्रोल छोटा हो। दरवाजा बंद हुआ तो महंगे कालीन पर गिरती रोशनी में सिर्फ एक बात वाज़ह थी, इस घर में आज पहली दरार पड़ चुकी थी और वो दरार एक लड़की ने डाल दी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था, रात गहरी थी मगर कमरे की मध्यम रोशनी में हर चीज जैसे थकी थकी सी लग रही थी। मीरू सोफे के किनारे पर बैठी थी, हाथ आपस में जुड़े हुए, कदम बेकाबू हिल रहे थे। पूरे दिन के वाकयात ने इसके अंदर एक हलचल मचा दी थी। मुलाजमा की बातें, रोमान की जिंदगी के राज और दोपहर में जुल्फिकार शाह का रवैया, सब कुछ उसके जहन में एक घेरा की तरह उलझा हुआ था। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई फैसला अंदर ही अंदर शक्ल तो बना रहा हो मगर जुबान तक आने से झिझक रहा हो। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला, रोमान अंदर दाखिल हुआ। इसके कदम आहिस्ता मगर भारी थे, कपड़ों में भी सारा दिन की थकन छुपी हुई थी। मीरू फौरन खड़ी हो गई, एहतराम दिखाने के लिए नहीं बल्कि इस घुटन को जरा सा हटाने के लिए। रोमान ने कोई नजर उठाकर नहीं देखा, वो सीधा जाकर सोफे पर बैठ गया था। कमरे में एक लम्हे को ऐसी खामोशी उतरी कि मीरू के दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगी थी। वो धीरे से बोल पाई, लाऊं आपके लिए? रोमान ने आहिस्ता से सर उठाया, नहीं आप बैठे, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। इसके लहजे में रस्मी पर नहीं था बल्कि कोई दबा हुआ एहसास था जो बाहर आना चाहता था। मीरू आहिस्तगी से इसके पहलू में बैठ गई। दोनों के दरमियान चंद इंच का फासला था मगर खामोशी मीलों जितनी फैली हुई थी। फिर रोमान ने गहरी सांस ली, सर झुकाया और धीरे से बोला, आज जिस तरह मेरे बाबा ने आपसे बात की, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं वादा करता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसकी आवाज में सच्चाई बहुत वाज़ेह थी, जैसे वो अपने बाप का दिफा करने का नहीं बल्कि मीरू का हक अदा करने आया हो। और एक बात और, वो हिचकिचाया, अगर मैंने निकाह किया है तो मैं आपके साथ कोई धोखा नहीं करूंगा, मैं आपको कभी तलाक नहीं दूंगा। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं मना भी नहीं करूंगा, मैं बस आपको आजादी देना चाहता हूँ क्योंकि आप ठीक कह रही थी, गलत आप लोगों के साथ हुआ, हमारे साथ नहीं। मीरू ने इसकी तरफ देखा, वो कमजोर नहीं लग रहा था, न मगरूर, बस एक थका हुआ आदमी जो अपनी किस्मत के सामने हाथ बांधे खड़ा हो। अचानक वो इसके करीब हुई और इसका हाथ थाम लिया नरमी से मगर पूरे यकीन के साथ, गलत हमारे साथ भी हुआ और आपके साथ भी। मीरू की आवाज टूटी नहीं थी मगर भारी जरूर थी, और मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि रात मैंने आपसे बदतमीजी की। मैं परेशान थी, डरी हुई थी, बस कंट्रोल नहीं रहा। रोमान फौरन बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप खुद को इल्जाम नहीं दें, गलती हमारी है, हालात की है। मीरू ने धीरे से सर हिलाया, मैं आपके साथ अपने रिश्ते का आगाज करना चाहती हूँ। वो लम्हा जिसमें इसने लफ्ज कहे पूरा कमरा जैसे नरम पड़ गया था। कल आपने कहा था ना कि औरतों को सुहाग रात की बहुत जल्दी होती है। वो हल्का सा मुस्कुराई, तो इस बारे में तो कुछ नहीं मैं जानती, मगर हाँ मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। रोमान ने इस बार पूरी संजीदगी से इसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार कोई रोशनी थी, गैर यकीनी मगर उम्मीद जैसी। अगर आप राजी हैं तो मैं इनकार नहीं करूंगा, बीवी को हक देना शौहर की जिम्मेदारी होती है। मीरू ने हाथ नहीं छोड़ा, वो भी खामोश रही मगर पहली बार दोनों के दरमियान फासला कम महसूस हुआ, जैसे तकदीर ने पहले सिलाई लगा दी हो और रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने लगा हो। वो धीमे धीमे इसके नजदीक जा रहा था जबकि वो खामोशी से अपना आप इसके हवाले कर गई थी। लम्हे भर के बाद वो इसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था जबकि वो खामोशी से इसका साथ देने लगी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 दिन बाद छत की रात पुरसुकून नहीं थी, हवा में वही खामोश उदासी थी जो इंसान के अंदर के हंगामे को और नुमाया कर देती है। वो दोनों हाथ जेबों में डाले, गर्दन जरा सी झुकाए आसमान की तरफ यूं देख रहा था जैसे सितारों से कोई जवाब मांग रहा हो। 2 दिन गुजर चुके थे मगर इसकी आंखों के नीचे की हल्की सी सूजन और चेहरे की बेरंगी पूरी कहानी सुना रही थी। पीछे हल्की सी चाप उभरी, वो जैसे हल्की हवा में भी फर्क महसूस करने वाला आदमी था। पलटा तो मीरू हाथों में 2 कप थामे खड़ी थी। इसके चेहरे पर वही नरमी, वही मोहताज सी मुस्कुराहट जो इस घर में आकर धीरे धीरे इसकी पहचान बन गई थी। वो हल्का सा मुस्कुराया, 1 कप इसके हाथ से ले लिया। चाय? इसकी आवाज धीमी थी। हाँ, वो धीमी आवाज में बोलकर कप लबों से लगा गया जबकि वो आहिस्तगी से बोली, मुझे लगा था आपको शायद जरूरत होगी। वो इसके बराबर खड़ी हो गई। कुछ लम्हे हुई खामोशी में गुजर के दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज आई। शहर के तंग गलियों का शोर नीचे था मगर ऊपर फिजा ठहरी हुई थी। मीरू ने गहरी सांस ली जैसे खुद को हिम्मत दे रही हो। अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहना चाहती हूँ। उसने कब से उठती भाप को देखा और सर हिलाया। हाँ कहो। वो कुछ लम्हे चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुलाजमा ने एक बात बताई थी कि आपकी जिंदगी में एक लड़की थी।
आप इससे बहुत मोहब्बत करते थे। वो रुकी, इसकी नजर इसके चेहरे पर टेक रही थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहें तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपनी जिंदगी रोक लें। मुझे पता है कि आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ खोया है। वो आपकी जिंदगी थी, आपकी मोहब्बत थी। वो बात मुकम्मल नहीं कर पाई, शायद अल्फाज आगे नहीं बढ़े थे। इसने फौरन जवाब नहीं दिया, सिर्फ चाय का घूंट लिया जैसे जायके में छुपा कोई जवाब ढूंढ रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, मेरा और इसका ब्रेकअप हो चुका है, बात खत्म हो गई और दूसरी शादी। इसे हल्की सी बेख्तियार हंसी हंसी। सवाल ही पैदा नहीं होता। मर्द 4-4 शादियां कर लेते हैं, 2 भी कर लेते हैं, लेकिन एक औरत को ठीक से समझ नहीं पाते। मैं जानता हूं कि अगर मैं दूसरी शादी करूंगा तो तुम तकलीफ में आओगी और मैं। वो रुका, जैसे लफ्ज छिलकर दिल से निकाल रहा हो। मैं अपनी औलाद को कभी तकलीफ में नहीं देख सकता। अगर खुदा ने चाहा तो हमें औलाद दी, तो मैं चाहता हूँ वो किसी भी दर्द से, किसी भी महरूमी से दूर रहे। मैंने वो सारी मोहब्बत देना चाहता हूँ जो शायद मुझे कभी नहीं मिली थी। मीरू ने गर्दन झुका ली, लेकिन इन सब मामलात को देखते हुए आप अपना दिल तोड़ लेंगे। वो एक कदम पीछे गया, दीवार से टेक लगाई। रात की हवा इसके चेहरे से लग रही थी, मगर वो जैसे कहीं और खो गया था। दिल। वो तलखी से हंसा, जो चीज कभी पूरी तरह मेरी थी ही नहीं, वो क्या टूटेगी। वो लड़की, इसके जबड़े भिंच गए। गोल्ड डिगर थी। मैं समझता था वो नेक है, अच्छी है, सच्ची है। मैं गलत था, बहुत ज्यादा गलत। आंखें बंद किए फिरता रहा, और जब खुली तो तब जब सब खत्म हो चुका था। मीरू ने पहली बार इसके चेहरे पर वो दरारें देखी जो वो हमेशा छुपा लेता था। वो आगे बढ़ी, मगर फासला बरकरार रखा था। वो बोला, जब इसे पता चला कि मैंने निकाह कर लिया तो इसने एक बार फिर भी पूछा नहीं कि क्यों, कैसे। इसने मेरी जिंदगी से निकलने में भी वक्त नहीं लगाया, बस सीधा मेरे भाई के पास चली गई और इसके आवाज भारी हो गई। वो दोनों लंदन में है और मैं सोच भी नहीं पाया कि मैं माजा समझू या तमाशा। मीरू मुकम्मल खामोश हो गई। इसकी खामोशी एहतजाज नहीं थी, हमदर्दी थी। वो जगह थी जहां कोई मर्द अपनी शिकस्त रखकर थोड़ी देर बैठ सकता था। वो हैरान हो रही थी कि एक शख्स अपने अंदर इतना कुछ लिए बिल्कुल खामोश पड़ रहा है। इसमें इतना हौसला था कि वो वाकई हैरान थी। चंद लम्हे बाद इसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, इसके कंधे पर रख दिया। वो चौंका नहीं, बस जैसे एक बोझ लम्हे भर को हल्का हो गया था। खुदा जो चाहता है वही होता है, मीरू ने नरमी से कहा, और जो नहीं होता वो भी अक्सर हमारे हक में होता है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी जिंदगी में वो सुकून बन सकती हूँ जो शायद आप कभी महसूस नहीं किया। मैं कोशिश करूंगी हर दिन, हर लम्हे। वो खामोश रहा, जैसे इसके अंदर कोई दरवाजा खुलने वाला था, मगर वो हिम्मत नहीं कर रहा था। मीरू की आवाज मजीद हल्की हो गई थी। मैं आपके माँ बाप के लिए और आपके लिए मैं बेहतरीन साबित होने की पूरी कोशिश करूंगी। हवा के झोंके में इसकी बात कहीं ठहर गई थी, मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया, न हाँ न इनकार, सिर्फ इसकी खामोशी थी। मगर इस खामोशी की गहराई में पहली बार थोड़ा सा इत्मीनान था और शायद थोड़ा सा सुकून भी मौजूद था। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। 2 दिन बाद रात के 2 बजे का वो सन्नाटा घर पर ऐसे फैला हुआ था जैसे दीवारें तक सो रही हूँ। मीरू खामोशी से चूल्हे के पास खड़ी थी, आंखों के नीचे हल्की थकन, बाल बंधे हुए और हाथ चूल्हे पर रखे पतीले को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। नूडल्स की खुशबू फैलकर सारी फैजा को गर्म कर रही थी, एक ऐसी खुशबू जो तन्हाई में इंसान को थोड़ा सा सहारा देती है। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि पीछे हल्की सी आहट गूंजी। इससे पलट कर देखा भी नहीं था कि उकब में एक भारी नींद से बोझल आवाज उभरी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं आप? मीरू का दिल एक झटके से ऊपर उछला। वो फौरन पलटी तो सामने रोमान खड़ा था, बाल बिखरे हुए, सांस कुछ तेज, शायद अभी अभी नींद से उठा था। इसकी अचानक मौजूदगी ने वाकई इसे खौफजदा कर दिया था। सॉरी अगर मैंने डरा दिया तो। रोमान ने फौरन दोनों हाथ उठा दिए। मीरू ने सीने पर हाथ रखा, सांस सीधी करने की कोशिश की थी। नहीं ठीक है, बस अचानक आ गई तो थोड़ा सा डर गई थी। रोमान इसके बिल्कुल बराबर आकर खड़ा हुआ। इसके कद के सामने वो और भी छोटी लगने लगी थी। क्या करें आप, इतनी रात को नींद नहीं आ रही? मीरू ने वापस चूल्हे की तरफ रुख किया। नींद नहीं आ रही तो सोचा कुछ खा लूं। नूडल्स बना रही हूँ, आपको दूं? मुझे बहुत मजे के बनाने आते हैं। रोमान ने नाक सुकेड़ ली। मुझे पसंद नहीं, मैं ये चाइनीज चीजें खास पसंद नहीं करता। हीरो ने चम्मच हवा में रोक कर इसे देखा, फिर हल्की सी सर्द सांस ली। ये तो कोई बात नहीं हुई, आपको मालूम है ना मैं मिडिल क्लास नहीं बल्कि मिडिल से भी लोअर क्लास हूँ, लेकिन मुझे चाइनीज बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। आप तो इतने अमीर हैं, फिर आपको क्यों नहीं पसंद? रोमान ने फौरन इसकी बात पकड़ ली। नजर जरा नरम हुई। अब इतना भी अमीर नहीं हूँ, तुम मेरी अमीरी पर नजर लगाओगी क्या? मीरू बेख्तियार हंसती, एक साफ मासूम सी हंसी जो किचन में गूंज उठी थी।
अरे नहीं जनाब, मैं कौन हूँ आपकी अमीरी पर नजर लगाने वाली? बीवी तो नजर उतारने वाली होती है, लगाने वाली नहीं। फिर वो चम्मच आगे बढ़ाकर थोड़ा सा खा लें मेरी खातिर। रोमान ने सर पीछे झटका जैसे हार मान रहा हो। इतने प्यार से बोलोगी तो जान भी दे दूंगा, खा लेता हूँ। वो करीब आया, चम्मच लिया, जरा सा चखा। चेहरा पहले तो बेइजहार सा रहा, फिर आहिस्ता से कहने लगा, ठीक है, अच्छे हैं। चल हमें खामोश रही। मीरू ने चूल्हा बंद किया। रोमान ने हाथ दीवार से टका दिए, नजर कहीं पैरों के पास, जैसे से कुछ कहना हो, मगर वो अल्फाज ढूंढ नहीं पा रहा था। आखिर उसने नजरें उठाई। यार इस रात के लिए सॉरी, तुम बात कर रही थी और मैंने जवाब नहीं दिया। मीरू ने पलट कर पूरा रुख इसकी तरफ किया था। कोई बात नहीं, कोई भी इंसान अपनी ब्रेकअप स्टोरी सुनाकर खुश नहीं होता, उदास ही होता। मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ। रोमान ने इसे देखा। चंद सेकंड ऐसे गुजरे जैसे वक्त रुक गया हो। फिर इसके होंठों पर बहुत हल्की सी टूटी हुई मुस्कुराहट उभरी। तुम बहुत समझदार हो और बहुत हिम्मत वाली, मैंने तुम जैसी लड़की नहीं देखी कभी। मीरू ने नजर झुका ली। इसकी आंखों में हल्की नमी उभरी थी, खामोशी से, बिना कोई लफ्ज मांगे। रोमान ने इसे देखा थोड़ी देर तक, जैसे वो पहली बार इसे हकीकत में देख रहा हो। किचन में पहली नूडल्स की खुशबू, रात की नींद, ज्यादा खामोशी और इन दोनों के दरमियान वो छोटा सा लम्हा, ये सब कुछ मिलकर एक बहुत नरम, बहुत इंसानी सा रिश्ता बना रहे थे, जो शायद दोनों ने खुद भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बन जाएगा। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। एक हफ्ते बाद सुबह की रोशनी धीरे धीरे कमरे में दाखिल हो रही थी। वो गहरी नींद में डूबी हुई थी। अचानक एक कराहों की आवाज ने इसे झंझोड़ दिया। पलट कर देखा तो रुमान अपनी आंखों को भारी सा रखते हुए बिस्तर पर बैठा था। इसका चेहरा मामूल से ज्यादा सफेद और पसीने से तर था। फौरन इसके माथे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोली, आपकी तबीयत तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, बुखार हो रहा है। रुमान सर हिलाते हुए बोला, नहीं बस सर बहुत दर्द हो रहा है। वो घबराहट से बोली, मैं दबा देती हूँ, डॉक्टर को बुलाऊं? आप मुझे नंबर दे, मैं कॉल कर लेती हूँ। वो आहिस्ता से हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, इतना परेशान मत हो तुम, बस सर दुबा दो। वो फौरन बिस्तर के किनारे झुककर इसका सर अपनी हथेली में लेकर दुबा रही थी। अच्छा कुछ खाएंगे तो मेडिसिन ले पाएंगे ना, मैं आपके लिए कुछ ले आऊं? इसने नरमी से पूछा। रुमान ने इसे रोक दिया, मुझे कुछ नहीं लेना, बस सर दुबा दो। वो परेशानी से इसका सर दुबाने लगी जब अचानक कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो बोली, अच्छा आप रुके, मैं देख लूं। दरवाजा खोला तो सामने एक मुलाजिम खड़ा था, सर झुकाए। बेगम साहिबा, जुल्फिकार साहब बोल रहे हैं, रुमान साहब को भेज दें, इन्हें थोड़ा काम है। वो सख्त लहजे में बोला, आप जाकर कह दें मेरे शौहर की तबीयत सही नहीं है, वो नहीं आ रहे। रुमान अंदर से बोला, नहीं रुको मीरू, मैं आ रहा हूँ, बाबा ने बुलाया, सुन लेता हूँ। वो तेजी से बोली, कोई जरूरत नहीं है, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो मुलाजिम की तरफ मुतवज्जो हुई और इसको देखते हुए, आप एक काम करें, नीचे जाएं, डॉक्टर को बुला कर लेकर आए और जल्दी करें। रुमान बोला, मैं चला जाऊंगा नीचे, प्लीज मोहतरमा, बाबा गुस्सा करेंगे मेरे। वो सख्ती से लेकिन बेपरवाह भरी आवाज में बोली, अगर आप गए तो मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेट जाएं। रुमान ने नरमी से जवाब दिया, क्यों परेशान हो रही हो, मैं ठीक हूँ, बाबा गुस्सा करेंगे। उसने कदम बढ़ाते हुए इसका हाथ थामा और जोर से बोली, करने दे गुस्सा, मैं बात कर लूंगी, आपकी तबीयत काम से ज्यादा अजीज नहीं है मुझे। रुमान हल्की सी हंसी के साथ बोला, लड़की इतनी फिक्र क्यों कर रही हो और क्यों मुझे मोहब्बत करने पर मजबूर कर रही हो? वो मुस्कुराते हुए बोली, इतनी फिक्र बीवियां ही करती हैं, चले लेट जाए, मैं आपका सर दुबा दूंगी। रुमान बिस्तर पर लेट गया और वो इसके कंधे के पास आकर बैठ गई। दोनों के दरमियान खामोशी छाई हुई थी। वो थोड़ी देर बाद आहिस्ता से बोली, डॉक्टर कुछ देर में आ जाएंगे, मेडिसिन वगैरह दे देंगे, मगर मैं आज पूरे दिन आपके पास रहूंगी और आप कहीं नहीं जाएंगे। रुमान ने सर हिलाया और आंखें बंद करके खामोशी से इसके हाथ की गर्मी महसूस की। वो जानता था कि आज का दिन इसकी जिंदगी में एक नया मोड़ ले आएगा और ये छोटे छोटे लम्हात इसकी यादों में हमेशा रह जाएंगे। रुमान खामोश रहा, लेकिन इसके दिल में सुकून का एहसास होने लगा था। इसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गईं और थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानी और दर्द से आजाद हो गया था। कमरे में से रोशनी, खामोशी और इसकी नर्म आवाज गूंज रही थी, जो हर कोने में सुकून का एहसास छोड़ गई थी। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। एक महीने बाद वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, इन दोनों के दरमियान मजीद नजदीकी आ गई थी। पूरे एक महीने बाद आज वो दोनों एक साथ घूमने मरी जा रहे थे। मरी की तरफ जाती ठंडी हवा अभी दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि पीछे से जुल्फिकार साहब की भारी आवाज गूंजी, रुमान। दोनों एक साथ पलटे। मीरू ने फौरन अपनी चादर संभाली और रुमान बेसाख्ता इसका हाथ
मजबूती से थाम लिया। जुल्फकार साहब तेज कदमों से उनके करीब आए। माथे पर वाज़ा नागवारी थी। पागल हो तुम, कहाँ जा रहे हो? मालूम नहीं आज मीटिंग है हमारी। रोमान ने पुरसकून मगर मजबूत लहजे में कहा। इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है बाबा? हर कपल हनीमून पर जाता है, मैं भी अपनी बीवी के साथ वहीं जा रहा हूँ। मीटिंग फिर हो जाएगी, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। जुल्फकार साहब का चेहरा मजीद तन गया। जब से लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई है, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी? रोमान ने इस वक्त अपना हाथ मीरू के कंधे के गिर डाल दिया, जैसे किसी को बता रहा हो कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी इज्जत है। जब से लड़की आई है बाबा, मैंने जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना शुरू किया। प्लीज मुझे परेशान नहीं करें, मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी को छेड़े नहीं। जुल्फकार साहब तबकर बोले, तुम कंपनी से इतने लापरवाह हो गए हो कि तुम्हें होश ही नहीं रहता। इससे बेहतर तो नीलम ही थी। रोमान की आंखों में एकदम सर्दी उतर आई। मैंने कहा था बस। जुल्फकार साहब ने गुस्से में हवा में हाथ मारा। बहुत अफसोस है तुम पर। और ये तेज कदमों से वापस चले गए थे। इनके जाते मीरू ने आहिस्ता से रोमान का बाजू खींचा। आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं कि आपके बाबा नाराज हो जाएंगे? वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। रोमान से सीधा देखते हुए बोला, मेरी बीवी को कोई कुछ कहे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो मेरे बाबा ही क्यों ना हो। मीरू की पलकें भारी हो गई थी। इतनी मोहब्बत हो गई है मुझसे। वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो दिल से निकली हो, जिसमें बरसों की थकन, दुख और उम्मीद का मिलाप हो। बहुत ज्यादा, इतनी कि अगर तुम्हें कोई एक लफ्ज भी गलत कह दे मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। वो नजरें झुकाकर हल्का सा हंसी। मैं भी आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, बल्कि इससे कई गुना ज्यादा। मेरे लिए आप मेरे सब कुछ हो। रोमान ने नरमी से इसकी ठोड़ी उठाई। और तुम मेरी पहली सुकून वाली सांस हो। मीरू की आंखों में नमी चमकी, मगर लबों पर मुस्कुराहट थी। वो दोनों गाड़ी की तरफ बढ़े। दरवाजा बंद हुआ तो जैसे सारी दुनिया पीछे रह गई थी। गाड़ी चल पड़ी। रास्ते में दरख्तों की कितारें, ठंडी हवा, विंडो स्क्रीन पर पड़ती धूप की सुनहरी लकीरें और इन दोनों के दरमियान एक खामोश, पुख्ता, खूबसूरत सा रिश्ता। रोमान ने ड्राइविंग के दौरान इसका हाथ थामा। मरी तक बहुत लंबा सफर है, थक जाओगी। मीरू खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, थकती तो मैं तब थी जब दिल अकेला होता था, अब तो जैसे हर रास्ता आसान लगता है। रुमान ने बेसाख्ता उसके बालों पर हाथ फेर दिया था। मीरू, तुमने मुझे बचा लिया। वो हल्की सी हंसी। हम दोनों ने एक दूसरे को बचाया। गाड़ी मड़ी की पहाड़ों की तरफ मुड़ गई। नीचे शहर की रोशनियों ने जैसे आसमान के तारों का मुकाबला शुरू कर दिया था। आज मुझे लग रहा है खुदा ने हमें वो दिया जो हम दोनों के नसीब में हमेशा से लिखा था। रुमान ने इसका हाथ लबों से लगाकर कहा, और मैं वादा करता हूँ ये नसीब में कभी टूटने नहीं दूंगा। मरी की बुलंदियों पर जाते हुए इनके चेहरों पर एक ही रोशनी थी, खुशी, सुकून और बेहद मोहब्बत की।